इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्शन 21, सो वी हैव टू राइट अ लॉट, वी हैव टू डिस्कस अ लॉट एक्चुअली। ठीक, कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स माय। चलो शुरू करें। ओके परफेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर सीआरपीसी के नोट्स भी मिलेंगे हिंदी में। सीआरपीसी के नोट्स पे मैं वर्कआउट कर रहा हूं, लेकिन जब वो सीआरपीसी पढ़ाऊंगा तब हिंदी के नोट्स दूंगा। यस, लास्ट टाइम ये हुआ था, सीआरपीसी के नोट्स स्टूडेंट्स को सिर्फ हिंदी में प्रोवाइड हुए थे टिल अरेस्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी सीआरपीसी शुरू होगा यू विल बी गेटिंग कंप्लीट एग्जॉस्टिव नोट्स इन हिंदी, वो हो जाएगा, नीड नॉट वरी। चलो जो पढ़ रहे हैं पहले उसकी बात करते हैं। ठीक, हाँ 41 तक ही था वो, आई रिमेंबर। ठीक, चलो now talking about the next sections of the Indian Penal Code. Last class में हम लोगों ने, if I am not wrong, section number 11 तक का एरिया कवर कर लिया था। Yes, we covered it till section number 11. हाँ ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे section number 12 पे, that is public. So public क्या है भैया? लोक। ठीक, public means लोक। तो लोक का मतलब है लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। That means the word public includes any class of public or any community. ठीक, so लोक का कोई भी वर्ग, so any class of public, वर्ग मतलब ध्यान रखिएगा, वर्ग का मतलब होता है क्लास। ठीक, और any community, ठीक है, यानी कि समुदाय, यानी कि समुदाय। ठीक, यस, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। प्लीज आसमा की कोई हेल्प कर दे। ठीक है चलो, इसके आगे पब्लिक आप लोगों से पूछा नहीं जाता है, नॉट अ रेलेवेंट सेक्शन। सेक्शन नंबर 14 देख सकते हैं, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट denotes any officer or servant continuing appointed or employed in India by or under the authority of government. ठीक है भैया, that's simple, it's obvious, again not an important section, skippable नहीं चलता है, पूछा नहीं जाता, आपको कहीं मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है मेंस एग्जामिनेशन में या फिर इंटरव्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 17, ये कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है। द गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। सो जब आप सेक्शन नंबर 17 में गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखते हैं तो वो एक अपने आप में कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है। हालांकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट शब्द की, लेकिन गवर्नमेंट में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार, दोनों को भी सरकार का जो एक तमगा है मिला हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आप सरकार पढ़ेंगे तो सरकार का मतलब होगा ऐसी सरकार जिसमें केंद्र सरकार भी मिली हुई है और राज्य सरकार भी मिली हुई है। ठीक, यहाँ पे स्टेट की जो डेफिनेशन है, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन नहीं देखी जा रही है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखी जा रही है। सो लोकल अथॉरिटी और वो वाला जो फंडा है पूरा, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, यहाँ पे वर्कआउट नहीं करता है। ठीक, वहां हम स्टेट की जब डेफिनेशन देखेंगे तब हम बात करेंगे इनसे, लेकिन यहाँ पे जब मोस्टली हम लोग गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं गवर्नमेंट शब्द। अब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का एक सिंपल मीनिंग होता है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल? 3 पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से माने जाते हैं? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से माने जाते हैं? LEJ, यस, लेज। हम इनको लेज बोलते थे, लेज भी बोलते थे, कभी जुडिशरी को आगे बढ़ाना रहता था तो जेल भी बोलते थे। ठीक है, जेल भी बोल लो, आप कुछ भी बोलो। So judiciary, executive, legislature, या legislature, executive and judiciary, these are considered to be the 3 organs of government. ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट की सरकार की बात करें तो उनके जो 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं, वो ये हैं। ठीक है, आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 सरकार के प्रमुख अंग माने जाते हैं। जब हम स्टडी करते हैं इसको पूरे के पूरे इंडियन पीनल कोड, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग जुडिशरी की कई जगहों पे बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की भी बात करते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर की बात नहीं करते। ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। आईपीसी में मोस्टली जो बात होती है वो जुडिशरी सेंट्रिक होती है। मोस्टली जो बात होती है, जहां भी गवर्नमेंट शब्द आए, सरकार शब्द आए, वहां बात होती है एग्जीक्यूटिव की, और हमारी जो पूरी की पूरी विधायिका है, लेजिस्लेचर, उसको इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता अनटिल एंड अनलेस इलेक्शन कमीशन की कहीं बात आ रही है या ऑफिशियल केसेस ऑफ इलेक्शन हो रहा है, तब तक आपको लेजिस्लेचर कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म एग्जीक्यूटिव, जब भी हम एग्जीक्यूटिव शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म गवर्नमेंट, हम लोग किसको एड्रेस कर रहे हैं? हम लोग एड्रेस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक, तो स्टेट में लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, वो सारी चीजें इंक्लूडेड। ठीक है, सर एक डाउट है, जज गवर्नमेंट का सर्वेंट क्यों नहीं? वो अपॉइंटेड भी है अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, क्यों नहीं? देखो, गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम लोग गवर्नमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? आईपीसी, एंड वी आर यूजिंग द टर्म गवर्नमेंट, इट इज इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? ये बात है। रोहित, चमका, समझ में आया? अगर आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द देखने को मिले कहीं भी आईपीसी, तो आप बात कर रहे हो कार्यपालिका, उसमें इंक्लूडेड जुडिशरी भी होता है, उसमें इंक्लूडेड लेजिस्लेचर भी है, लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट कार्यपालिका। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया गया। तभी हम कह रहे हैं कि इस सरकार में क्या इंक्लूड किया जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
तो जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र और राज्य सरकार का जो फंक्शनिंग है, जो एग्जीक्यूटिव एंगल है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका कार्य है, उसको यहाँ पे जगह दी गई। दैट इज ठीक। हाँ, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स एक्शन। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन नंबर 18 अब आप लोग का चेंज हो चुका है। पहले इसमें इंक्लूड किया जाता था कि भैया एवरीथिंग इन इंडिया, ठीक, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज इंक्लूडेड। दैट्स ऑब्वियस। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे ना। सेक्शन नंबर 19 शॉर्ट नोट का पॉइंट बनता है, बहुत डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में कभी-कभी पूछा जाता है, अदरवाइज शॉर्ट नोट का एक छोटा सा पॉइंट बनता है सेक्शन 19 दैट इज जज। अब ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सेक्शन नंबर 19 बेसिकली बात ये करता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जज है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति जज है, न्यायाधीश है, तो ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि जज की कैटेगरी में आएंगे और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि जज की कैटेगरी में नहीं आए ना। कैन समबडी टेल मी कि जज को यहाँ पे क्यों देखा जा रहा है? Why are we looking at judge over here? जज की जरूरत तो ऑफेंस के होने के बाद पड़ेगी, है ना? तो सीआरपीसी तो ये बोलता है कि जज का रोल ऑफेंस होने के बाद आता है, तो यहाँ पे तुम लोग जज की डेफिनेशन पढ़ी क्यों रहे? कोई रीजन होगा ना, जज की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हो? कोई तो वजह होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है? यूं ही को मेरा दिल तोड़ के थोड़ी ना देगा, ठीक है? मैं टकला हो रहा हूँ, कोई रीजन होगा ना। अरे तो भैया वैसे ही जज शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा। यस, ठीक, जज शब्द जो आपका इस्तेमाल हुआ है उसका टाइम एंड अगेन, ठीक है, टाइम एंड अगेन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ है आपके इंडियन पीनल कोड। जैसे कि एक तो आप लोगों ने देखी लिया जनरल डिफेंसेस, ठीक है, जो जनरल डिफेंसेस हैं उसमें एक कैटेगरी क्रिएट होती है कि न्यायाधीश द्वारा अगर मान लीजिए ऐसा कोई कार्य किया जाए जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति को सजा दी, उस व्यक्ति को सजा हुई, उसे जेल भेज दिया गया, उसका राइट टू प्राइवेसी जो है वो हर्ट हुआ, किंतु क्योंकि वो न्यायाधीश का काम था, कोर्ट का न्यायालय का काम था, इसलिए वहां पे उन्हें डिफेंस मिला, तो यहाँ पे जज साहब जरूरी हो। नंबर 2, एक बात बताइए, जब फॉल्स एविडेंस दिया जाता है, इस फॉल्स एविडेंस जब दिया जाता है वो किसके सामने दिया जाता है? पेश किसके सामने होगा? वो विल बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज। अगेन कोर्ट ऑफ लॉ में दिया जाएगा और किसके सामने दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला जो शब्द है, कॉमन शब्द है, वो है आप लोग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इसका हिंदी शब्द याद रखना, पीठासीन अधिकारी। बहुत पूछा जाता है, मतलब जिन लोगों ने पहले पेपर दिया हुआ है या जिन्होंने पहले मेंस के पेपर देखे होंगे उन्हें इस बात की जानकारी है। पीठासीन अधिकारी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी है इन योर ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन में जनरली लोगों को न्यायाधीश पता होता है, न्यायालय पता होता है, जहां आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिख गया आप बिफर जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज वन हू सिटिंग ऑन द डायस, यानी कि जज की बात, ठीक। सो पीठासीन अधिकारी, फिर एनफ, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस हल्के फुल्के जो हैं वो बनते हैं। तो जब हम जज की बात करते हैं तो पीठासीन अधिकारी के सामने फॉल्स एविडेंस दिया जाएगा। अच्छा, अगर पीठासीन अधिकारी जो, ध्यान से समझिएगा, पीठासीन अधिकारी जज आप कहते हैं, कोर्ट ने अगर कोई समन इशू किया तो क्या उस समन की जो सर्विस होती है, हम लोग कहते हैं तामीली होती है, समन की जब सर्विस होती है, ध्यान से सोचिए, कोई व्यक्ति अगर समन की सर्विस होने के बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ में ना आईपीसी में आएगा तो भैया तेरे पे समन सर्व हुआ, उसके बाद भी तुम नहीं आए, गलत है कि नहीं है? ऑफेंस क्रिएट हो जाता है भाई, 172 174, ठीक, स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा कि तुम्हें समन सर्व हुआ है, तुम कोर्ट से बड़े हो क्या, न्यायालय से बड़े हो? दैट इज दैट इज इसीलिए टाइम एंड अगेन हल्की फुल्की जगह पे आप लोगों को जज, ठीक है, या कोर्ट ऑफ लॉ, ये सारे देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये जज की डेफिनेशन आप यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशंस में पढ़ते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन पढ़ने के पहले ये समझ लो कि इस डेफिनेशन की जरूरत कहाँ पर है, ठीक। अब आगे देखते हैं, व्हाट डू वी हैव हियर इन द डेफिनेशन ऑफ जज। भाई क्या बोलता है, इंग्लिश वाले आई बिलीव रीड कर सकते हैं, तो मैं हिंदी में रीड करूं, आप लोगों का ट्रांसलेशन भी डेवलप होता चलेगा। ये अपन ने कल से डेवलप किया है स्कीम, भैया ये काफी कारगर साबित हो रही है। इंग्लिश वाले साथ साथ में पढ़ते चले, हिंदी वाले हमारे साथ पढ़ते चले, परफेक्ट। चलिए इसी बहाने आप लोगों का उच्चारण भी सुधरेगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग सिविल जज लेवल पे बने, ठीक। चलिए, तो न्यायाधीश क्या है भाई? न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है? द्योतक मतलब डिनोट्स, द्योतक मतलब डिनोट्स, ठीक। So the word judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, ठीक है, who is officially denoted as a judge, ठीक, किंतु हर व्यक्ति का भी द्योतक है, हर उस व्यक्ति का, it is applicable or denotes every such person who, number one, who is empowered by law to give in any legal proceedings, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग पढ़िएगा, जो किसी विधि कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग्स, विधि कार्यवाही, जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सिविल लॉ को हिंदी में भी सिविल ही बोलेंगे, लेकिन क्रिमिनल को बोलेंगे दांडिक, ठीक है, क्रिमिनल को बोलेंगे दांडिक, ठीक। जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय, ठीक है, अंतिम निर्णय का मतलब होता है डेफिनेटिव जजमेंट। दीवानी का मतलब होता है कुलदीप पैसे से रिलेटेड। दीवानी और फौजदारी ये मेडिवल पीरियड में शुरू होते थे, दिल्ली सल्तनत के दौरान ये देखने को मिला ज्यादातर, और इसका मुगल काल में काफी इस्तेमाल किया जाता था, दीवानी मामले और फौजदारी। सो दीवानी वाज सिविल और मनी रिलेटेड मैटर्स एंड फौजदारी वाज द क्रिमिनल और मोस्टली रिलेटेड टू ऑफेंस रिलेटेड मैटर्स, दैट वाज ठीक। चलो, तो यहाँ पे अंतिम निर्णय का क्या मतलब है? डेफिनेटिव जजमेंट, ठीक है।
डेफिनेटिव जजमेंट, डेफिनेटिव जजमेंट या फाइनल जजमेंट जो होता है वो जजमेंट होता है जिसको कि एग्जीक्यूट किया जाता है कि अब ये जजमेंट आ गया, अब इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक, तो जो हर वो व्यक्ति, हर उस व्यक्ति का द्योतक है, यह शब्द न्यायाधीश हर उस व्यक्ति का द्योतक है जो किसी विधि कार्यवाही whosoever in any legal proceedings, चाहे वह सिविल हो या दांडिक हो, may it be civil और क्रिमिनल, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय डेफिनेटिव जजमेंट who is eligible to give a definitive judgment और any such judgment जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, मतलब ऐसा कोई जजमेंट, ऐसा कोई निर्णय जिसकी अगर अपील ना हो तो ये क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। ठीक, और जिसकी अगर अपील हो तो उसके बाद अपीलीय न्यायालय, ठीक है, अपील न्यायालय ने क्या कर दिया, उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ भैया जो पहले बोला गया था वही सत्य है। इन दोनों को क्या मानेंगे, इन दोनों को जज मानेंगे, मतलब जिसने पास किया है उसको जज मानेंगे। ठीक, चाहे आप निचली अदालत हो चाहे आप ऊपरी अदालत हो, अगर आप एक ऐसा निर्णय दे सकते हैं जो कि अंतिम निर्णय हो यानी डेफिनेटिव जजमेंट हो, so may you be sitting at the very basic district level or may you be sitting at the supreme court level, if you are eligible to give or pass a judgment or you are eligible to hear an appeal and pass a definitive judgment, in all the cases you will fall in the category of the term judge, आपको जज माना जाएगा। ठीक, तो देखिए जरा, यह ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, यानी अन्य प्राधिकारी मतलब क्या, अन्य प्राधिकारी मतलब यहाँ एक जज ने जजमेंट सुनाई, उसकी अपील हुई, ऊपरी अदालत ने उस जज की जजमेंट को फाइनल बनाया, तो जो ऊपरी अदालत है वो भी जज समझी जाएगी, वहां बैठा हुआ जो प्राधिकारी है, वहां बैठा हुआ जो ऑफिसर है, वहां बैठा हुआ जो पीठासीन अधिकारी है वो भी जज है, और जो नीचे से जजमेंट आई थी वो वाला व्यक्ति भी जज। ठीक, पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए किसी विधि द्वारा सशक्त किया गया, मतलब किसी लॉ ने उस बंदे को एलिजिबल बनाया। ठीक, एंड जो उस व्यक्ति निकाय में हो, जो व्यक्ति निकाय किसी निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, और वन सच पर्सन हु इज अमंग्स द बॉडी ऑफ दोस पर्संस, जिनको की जज की तरह ट्रीट किया जाएगा और जिनको की ये अधिकार दिया हुआ है कि आप एक जजमेंट पास कर सकते। अब देखो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई, अब मैं फिर से एक बार इसको समझा देता हूं ताकि आप इसको और एक बार ध्यान से समझ लो। जज वो बंदा होता है जो कि डेफिनेटिव जजमेंट पास करने, ठीक है, डेफिनेटिव जजमेंट पास करने का जिसके पास एक पावर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास, ठीक है, जिसके पास डेफिनेटिव जजमेंट पास करने का अधिकार है, जिसको कि शब्द दिया गया है, जिसको कि उपाधि दी गई है जज की, वो व्यक्ति भी जज है। ऐसा पर्सन जो कि एक डेफिनेटिव जजमेंट पास कर सकता है वो भी जज है। ऐसा व्यक्ति जिसकी जजमेंट को ऊपर जाके कंफर्म कर दिया जाए वो भी जज है। और ऐसा व्यक्ति जो कि एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट दीज आर द जजेस, ठीक है, दीज आर द जजेस, वो भी जज है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि हर वो व्यक्ति जो कि एक फाइनल जजमेंट दे सकता है किसी भी मामले में, जो एक फाइनल जजमेंट दे सकता है वो व्यक्ति जज कहता है। ठीक, दैट पर्सन विल बी नोन एज अ जज। अब कॉमन सेंस का सवाल है आप लोग, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, will he be a judge under section 20 under section 19 of IPC or not? बताओ, will he be a judge or not? जज मानो कि नहीं मानोगे? Yes, मान ले, ठीक, बढ़िया। He will be considered as judge। वंशिका, इनको जज माना जाएगा, ठीक है, keep that point in mind। This person will be considered as a judge for the simple reason क्योंकि उनके पास पावर है कि वो एक फाइनल जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है, उनके पास पावर है कि वो एक फाइनल जजमेंट दे सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निचली अदालत में हैं या आप सर्वोच्च न्यायालय में हैं, अगर आप एक ऐसा जजमेंट दे सकते हैं जो कि फाइनल होगा तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ जज। ठीक, अब इसी सेक्शन में अगर अपन आगे बढ़े तो हमें एक और चीज मिलती है देखने, दैट इज द इलस्ट्रेशन। अब वैसे इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आपके काम के नहीं है, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट है आपका, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर डी, दैट इज वन थिंग व्हिच यू आर आस्क्ड मोर और लेस मेनी टाइम्स, ठीक है। रिटायर्ड जज को नहीं मानेंगे, इज रिटायर्ड जज एलिजिबल टू पास अ जजमेंट? नो, नॉट अ जज, नॉट अ जज। ठीक, वन थिंग। सेकंड, दीवानी फौजदारी का क्या बताया आपने? अब नहीं बोलते, हाँ नहीं बोलते मोस्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज इन कंट्रीज को नहीं बोला जाता। पंजाब में अभी हरदीप ने बताया कि पंजाब में सर बोला जाता है, अभी भी दीवानी मामले यूज किया जाता है, कुछ जगहों पे यूज किया जाता है, हर जगह पे अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, बस ये ध्यान रखना। व्हाई दे यूज्ड जस्टिस वर्ड, डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड जज, ये वैसे सीआरपीसी का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपली समझो, आप लोग जब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट में रहते हैं, ठीक है, तब तक आपके लिए शब्द यूज किया जाता है मजिस्ट्रेट। जब आप मजिस्ट्रेट से उठ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचते हैं, इसको जनरली बोला जाता है लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जब आप जज रहते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप जज रहते हैं तो आपको जज बोला जाता है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रमोट होकर या तो हाई कोर्ट लेवल या फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पहुंच गए, आपके लिए जो शब्दावली यूज की जाती है, आपके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो होता है जस्टिस। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? यही, ओके, हाँ यूपी में हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपके पास होना चाहिए। हाँ, इनको मुंसिफ भी बोला जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं, मुंसिफ वगैरह, ये यूपी बिहार वहां उस साइड पे ये बहुत चलता है। सो मुंसिफ टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड, ट्रू। ठीक, चलिए सर, तो हम क्या बनने वाले हैं? बेटा जज बनने वाले, सिंपली अगर सीधे भाषा में बोले तो जज बनते हैं, दैट्स इट।
आप अगर जज शब्द यूज कर रहे हैं तो वो तीनों ही कैटेगरी पे सही एप्लीकेबल हो रहा है, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट, यू आर अ जज, दैट्स इट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर डी जो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलेक्टर तो ये बोला गया है कि सर अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज, ठीक है, एक्ट 10 का हमारे काम का ये नहीं है रेवेन्यू रिलेटेड, तो वहां पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है, वहां पे रेवेन्यू रिलेटेड मामलों में कंसीडर किया जाता है, हालांकि बहुत पुरानी चीज है, लेकिन इट इज कंसीडर्ड दैट अ कलेक्टर इज अ जज, ठीक, क्योंकि फाइनल डेफिनेटिव जजमेंट देने का अधिकार उसके पास होता है। ओके, हाँ एग्जैक्टली, हाँ ऐसा ही होता है समीक्षा, इसीलिए मैंने बोला ना कि ये सीआरपीसी का, तो अपन अपन उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। सिविल जज, एक ही व्यक्ति जब सिविल मामले से डील कर रहा है तो सिविल जज, वही व्यक्ति जब क्रिमिनल मामले से डील कर रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दे आर वन एंड द सेम, ठीक, चलिए। ओके, नाउ यहाँ पे साथ साथ में इलस्ट्रेशन नंबर ए देखिए आपने, डी देखिए। अगर कोई व्यक्ति, अब एक बात बताओ, आप एक जज हो, चलो मान लो एक सिविल जज हुआ, आपके सामने कोई मर्डर का मामला आया, तो आप उसका जाहिर सी बात है ट्रायल तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मर्डर जो होता है वो तो सेशन ट्रायल होता है, इस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट या सेशन लेवल जिसको अपन बोलते हैं, करोगे क्या? आप उस मामले को उठा करके सही सही कोर्ट के सामने आगे बढ़ा दोगे, उनके सपोर्ट कर दोगे, उनको दे दोगे कि लो भैया ये आप लोग के पास है, ये हमारे बस का तो नहीं, हमारे पे ग्रेड से बहुत ऊपर है, तो दिस इज नोन एज कमिटल, इसको कहते हैं कमिट करना, मामले को कमिट करना। दो शब्द आप लोग सीआरपीसी में पढ़ेंगे, एक होगा कमिटल और दूसरा कौन सा होता है? ऐश्वर्या और कृति और एनीवन? यस, वेरी गुड, दैट इज नोन एज मेकिंग ओवर, ठीक है, इसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? मेकिंग ओवर। दो शब्द, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कैसे न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे सेशन जज यूज होगा क्योंकि सेशन कोर्ट माने जाते हैं सत्र न्यायालय, यानी जिनमें क्रिमिनल मामला देखा जाता है, और जब हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो सिविल शब्द यूज होगा। तो जब भी आप किसी इस लेवल के बंदे को देखेंगे, इस लेवल के जज को देखेंगे, तो उसकी गाड़ी पे हमेशा लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, बंदा एक ही है, लेकिन जब सिविल मामले से डील कर रहा है तो जिला न्यायाधीश, और जब क्रिमिनल मामलों से डील कर रहा है तो सत्र न्यायाधीश, और जब इनमें बाइफरकेशन किया जाए तो वही एडिशनल, असिस्टेंट, ये सब चलता है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिटल में मामला जो होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि आप मजिस्ट्रेट लेवल पे हो, आपके सामने कोई सेशन लेवल का मामला आया, आपने सेशन लेवल पे वो चीज भेज दी, ठीक, सेशन लेवल पे भेजने का मतलब आपने मामले को ऊपर बढ़ा दिया, रेस्पेक्टफुली आपने ऊपरी कोर्ट को दे दिया कि साहब मेरे बस का नहीं है। अगर ऊपरी कोर्ट के पास आपका मामला आता है, मान लीजिए सीजेएम साहब के पास आपका मामला आ जाए, अब वो मामले को क्या करे सीजेएम साहब, उस मामले को देखें और बोले कि भैया ये मेरे लिए तो है नहीं, बहुत छोटा मामला है, तो इन्होंने दे दिया वो सिविल जज क्लास 1 और क्लास 2, ठीक, तो सिविल जज क्लास 1 और क्लास 2 को क्या करते हैं? मेक ओवर करते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आने वाले केस को मेक ओवर कहा जाता है, और नीचे से ऊपर जाने वाले मामले को कमिटल कहा जाता है। दैट्स द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू फॉलो। ये करता कौन है? इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये किया जाता है किसके द्वारा? ये किया जाता है फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स के द्वारा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल माने जाते हैं सीजेएम, उनके नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और उनके नीचे आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यही फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल होते हैं आपके डीएसजे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो बाकी के एडिशनल सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उनको मामला देते, मेक ओवर करते, यहाँ से मेक ओवर हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक। हाई कोर्ट में आप चले जाएंगे तो हाई कोर्ट में फर्स्ट अमंग्स इक्वल होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स। सभी बराबर हैं, इनके लेवल पे जितने भी एडिशनल है वो सब बराबर है। सीजेएम के बराबर ही माना जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन होता ना सारे बच्चे एक बराबर लेकिन क्लास का टॉपर एक, बस वैसा ही हिसाब है, ठीक। तो ये मैंने बता दिया। अब मेरा फिर से वही सवाल, हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हैं, क्या ये सभी लोग जज कहलाएंगे, हाँ या ना? हाँ हाँ, क्लास का मॉनिटर बोल लो, टीचर का चमचा बोल लो, ठीक है, टीचर के बच्चों को प्यार करने वाला, टीचर का सगा, ठीक, वो टीचर्स पेट, यस, ठीक, गॉट द पॉइंट, ये है हिसाब किताब। हाँ, क्लास का नौकर, हाँ वही जो भाग करके चौक लेकर के आता है, जो भाग करके डस्टर लेकर के आता है, जो भाग करके अपनी सेल्फ एस्टीम को गाड़ के आता है, वही 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 उसी की बात तो कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड साफ करना, बोर्ड के एक कोने में टॉकिंग स्टूडेंट्स, उनका नाम लिखने वाला, यस वही, ठीक है, ये होता है, समझ में? ये फर्स्ट, पहले तो हमने रुचि का नाम लिख दिया बहुत हीरो बनती थी, ठुकरा के मेरा प्यार अपना नाम देखेगी क्या छोड़, चलो आगे बढ़ते, फोकस कर रहे हैं तुम लोग, है ना, फालतू डिस्ट्रैक्ट करते हो, ठीक, चलो लिख लो डन विद इट, लिख लीजिए। कमिटल वाले जज को आप कभी भी जज नहीं बोलते, जो व्यक्ति मामले को ऊपर बढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी जज ऐसा है जो कि कमिटल कर रहा है मामले को, उसके बस का नहीं है, जुरिसडिक्शन में नहीं, मामले को ऊपर बढ़ा रहा है, that person is not considered as a judge. You remember this point. You have to keep this clear in your head that any person who is actually going to commit this case to somebody else, that person won't be considered as a judge. Remember that. क्योंकि उसके पास क्या पावर नहीं है? हाँ, particularly for that case, उसके पास ट्रायल करने की पावर नहीं है, उसके पास डेफिनेटिव, वेरी गुड मैम, उसके पास डेफिनेटिव जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। अल्टीमेटली वो क्या नहीं कर सकता? जजमेंट नहीं कर सकता। दैट्स द पॉइंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे छोटी सी एक नोट मेकिंग है, प्लीज वो कर लीजिए, राइट दिस डाउन। लिख लें,
वैसे कलेक्टर के लिए एक आप लोगों को इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक, बट यहाँ पे एक छोटा सा केस है जो आप लोगों को लिखना है, छोटा सा बेसिक केस है, दैट इज सुरेंद्र कुमार भाटिया, एस के भाटिया भी कई बुक्स में देखने को मिलता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, एस के भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, just write this down, लिख लें. The collector is neither a judge, good evening Harshit, the collector is neither a judge as defined under section 19, as defined under section 19, nor does he act judicially, nor does he act judicially, hearty congratulations Harshit, nor does he act judicially, comma, when discharging any of the functions, when discharging any of the functions under the Land Acquisition Act, under the Land Acquisition Act, as defined under section 19, nor does he act judicially when discharging any of his function, when discharging any of his function, any of his function under the Land Acquisition Act, under the Land Acquisition Act. सुचिता भी बोल रही, गुड इवनिंग सर, टुडे फाइनली आई एम ग्रेजुएटेड, कांग्रेचुलेशन बेटा, और हर्षित को भी बहुत बहुत बधाइयाँ. ठीक है, अब आप लोग कॉलेज के बाहर आ ही गए हैं, मजा आएगा आप लोग. ठीक है, बहुत बढ़िया. जो आपने जीवन में दुख, कष्ट, डर, भय, ये सारे फीलिंग्स आपने झेली है ना, कांग्रेचुलेशन. अब ये 10x होने वाली, वेलकम. ठीक ठीक है. सर केस लॉज मेंशन करते टाइम ईयर और कोर्ट मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं होता ऋषभ, इट्स मोस्टली नॉट रेलेवेंट. ठीक है, नहीं होता until and unless it is very very recent, जरूरत नहीं है उसकी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिख लें, लिख लीजिए स्टार बना करके. रीजनल प्रोविडेंट फंड, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, while passing an order, while passing an order under section 7A, under section 7A of employees provident funds, of employees provident funds and miscellaneous provisions act 1952, under section 7A of employees provident funds and miscellaneous provisions act 1952, is judge within the definition of section 19, is judge within the definition of section 19. ठीक है, okay, that is it. हाँ, स्टार था ये, एक और छोटा सा स्टार बना ले. अंडर द डेफिनेशन, अंडर डेफिनेशन अंडर सेक्शन 19 ऑफ आईपीसी. आगे लिख ले 19 बेटा, 19 पढ़ लो. नॉट वेरी मच रेलेवेंट बट लिख लो, क्योंकि इन केस वाली चीज है कि कभी पूछिए प्रीलिम्स. स्टार बना करके अगर मैं कोई चीज लिख पा रहा हूं तो वो मोस्टली प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट, मोस्टली इट इज रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स. ओके, रिपीट कर दे रहा हूं बेटे. रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर while passing an order under section 7A, regional provident fund commissioner while passing an order under section 7A of employees provident funds and miscellaneous provisions act, यहाँ पे सामने लिखा है, is judge within the definition under section 19 of IPC. आगे लिख लें, the right to pronounce, ये स्टार बना के लिखिएगा, ये केस में एक्चुअली बोला गया, तो चाहे तो पहले लिख लो फिर उसके बाद केस का नाम लिख लेना. the right to pronounce a definitive judgment, the right to pronounce a definitive judgment is considered as sine qua non of a court, sine qua non of a court, sine qua non of a court. sine qua non जिनको नहीं पता, इसका मतलब होता है essential. It simply means an essential condition. Okay, मतलब इसके बिना ये नहीं हो सकता. That is sine qua non. Okay, it is an essential condition for the fulfillment. Okay, चलो आगे लिखने बच्चा लोग. Now this is your section number 19. We are done with that. Coming towards the next part, that is next section, section number 20. यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम लोग तो छोटे-छोटे नोट्स क्यों बनाते जा रहे हैं, इसकी नोट्स तो थोड़ी डिटेल में होनी चाहिए. इन जगहों पे आपको नोट्स की जरूरत नहीं है. जहाँ आप लोग नोट्स लिखेंगे वहाँ पे आप लोग मौत को छूके से वापस आएंगे. ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट मेकिंग थरोली करनी है. यहाँ पे आपको एकदम सिंपल. ठीक, केस का नाम, हाँ केस का नाम लिख लीजिए, ब्रजेंद्रन सिन्हा, ब्रजनंदन सिन्हा
वर्सेस ज्योति नारायण, ब्रिजनंदन सिन्हा वर्सेस ज्योति नारायण, या कंसिडर्ड एज अ सिने क्वा नॉन ऑफ अ कोर्ट स्लैश जज कर दो ताकि अगली कंट्रोवर्सी भी डील कर पाए, ठीक है। सिने क्वा नॉन ऑफ अ कोर्ट। अच्छा एक बात बताओ, और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, बोर्ड मेंबर आपसे क्या सवाल पूछेगी इंटरव्यू में अगर आप फंसोगे। कैन समबडी रेज योर हैंड, एनीवन, एनीवन। ओके रीना, रीना। Good evening, sir. हेलो, Hello. यस रीना, हाउ आर यू? I'm fine, sir. मीन्स कैसा गया पहले तो आप ये बताओ यार। अच्छा था, सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, जी बहुत जी। बढ़िया। ठीक है रीना, आप याद आ रहे थे, सर। हम याद आ रहे थे, चलिए बहुत बहुत खुशी की बात है यार ये, अच्छी बात है। सर आपने कहा था ना एक लाइन कि जब भी मैथ्स लिखोगे आंसर लिखोगे तो मुझे याद करो कि मैं याद आऊंगा। डेफिनेट हुआ, सर। अच्छा हुआ, अच्छा जबरदस्ती याद नहीं करना था, मतलब अगर आ नहीं जाऊं नहीं तो सर, आंसर आपने जो जिस तरह की ट्रिक्स बताई थी और जो आपने आंसर्स लिखने का जो बताया था, जिस तरह का पेपर लेंदी आ गया था, हाँ तो हाँ, उसके रिगार्डिंग फिर जो हम लोगों ने जो आपकी ट्रिक्स थी वो यूज करके पूरा पेपर कंप्लीट किया था, तो आप बहुत याद आए। चलो धन्यवाद। हाँ वही मैंने सोचा, ऐसा तो मैंने डंडा दिखा करके तो नहीं बोला था कि याद करना, लेकिन अच्छा हुआ, हेल्पफुल है। अच्छा रीना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन से क्या है, स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया लग जाए। मान लीजिए यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आंसर इट इन दैट वे, इसी प्रकार आपको जवाब दो। अब सवाल ये है कि जो ये शब्द है न्यायाधीश यानी कि जज, और दूसरा शब्द है न्यायालय। आपसे प्रश्न ये है कि न्यायाधीश और न्यायालय क्या ये दोनों एक ही शब्द है? अलग अलग। न्यायाधीश और न्यायालय क्या ये एक ही शब्द है? नहीं, अलग अलग, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या अगर न्यायाधीश ना हो तो न्यायालय हो सकता है? मतलब न्यायाधीश के बिना न्यायालय होता है क्या, कि खाली न्यायालय है? नहीं नहीं होता। वेरी गुड, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर एक न्यायाधीश नहीं है तो न्यायालय खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। ये वेरी गुड। अगर हम न्यायाधीश और न्यायालय के दो शब्द देखें तो ये दोनों लगभग लगभग सेम ही माने जाते हैं, हालांकि अलग है। अगर कोई न्यायालय है तो उसमें न्यायाधीश होता ही है, इसका मतलब ये है कि अगर न्यायाधीश ना हो तो न्यायालय सूना पड़ जाएगा, खाली पड़ जाएगा। लेकिन अगर एक न्यायाधीश अपनी जगह से हटा दिया जाए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जज बना, उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको हटाया गया, तो क्या उसके बाद भी न्यायालय एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज ठीक है। तो रीना, बी रेडी। ये तो एक क्वेश्चन मैंने बताया, बट ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, वैसे तो ये सिंपल था, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखना, ठीक है। जी, थैंक यू ओके, सर। मोस्ट। अब देखिए सर, इतना इजी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, आशा बोलेगी सर इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू। जब इंटरव्यू में यही सेम क्वेश्चन आपसे सामने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना, यही सेम क्वेश्चन जब आपसे सामने वाला व्यक्ति तब पूछ रहा है जब वो बोर्ड मेंबर है, सामने वाला व्यक्ति, अभी तो मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसीलिए तब आप यू लाइक आंसरिंग इट कॉन्फिडेंटली। यही सेम क्वेश्चन जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाए, ठीक है, कि भाई साहब बताओ जरा ऐसा है, तो क्वेश्चंस ऐसा ऐसा सिंपल क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा सुन के भी स्टूडेंट्स ऐसे हिलने डुलने लगते हैं कि अरे सर ये क्या पूछ लिया आपने, न्यायालय के बिना कोर्ट, कोर्ट न्यायाधीश के बिना कैसे रहेगी, तो न्यायाधीश को हटा दिया गया पर कोर्ट रह रही है, तो बहुत डिफिकल्ट जटिल सवाल पूछा आपने। जटिल नहीं होता, क्वेश्चन इज वेरी इजी, इस चीज को समझना। आपसे इंटरव्यू में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, दे नेवर आस्क यू एनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन इंटरव्यू इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर ना, इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर वो इजी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट छिले हुए हैं, आप प्री मेंस जैसे तैसे निकाल के इंटरव्यू में पहुंच भी गए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसको नहीं होगी उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा कि हाँ यार कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मेरा दिमाग तो ब्लैंक है, ब्लैंक है तो मैं कैसे आंसर करूंगा या करूंगी। तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए 10 पैतरे लगाए जाएंगे कि अच्छा सही बोल रहे हो क्या, कि यही होता है, ऐसा ही होता है? नहीं, हमें दिखाइए कहाँ बेरैक में कहाँ लिखा है। आपसे यहाँ तक करवाया जाएगा कि आपको बेरैक उठा करके दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि जो आप बोल रहे हो बताओ बेरैक में तो कहाँ लिखा है, वेयर इज दिस रिटन, एंड व्हेन यू शो देम कि सर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज दिस इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू एंड दिस इज द पॉइंट, तब वो मानेंगे। अच्छा तो वो ऐसे चलिए बैठिए, मुस्कुरा के ये बोलें ये होता है, ठीक है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली कि तुमसे कोई भी व्यक्ति ये सवाल पूछे, ठीक है, ध्यान रखो। समझ में आया? गलत आंसर दूं और कॉन्फिडेंट रहूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। गलत आंसर जानबूझ के तो कभी मत दो, बिल्कुल कतई नहीं चलेगा, गलती से भी नहीं चलेगा। ठीक कि गलत आंसर दे रहे लेकिन कॉन्फिडेंस में, अरे चेक तो करके देखो अंकल 298 में है कल्पेबल होमिसाइड, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता? तुम 35 साल से तुम जज हो, तुम्हें कोई आइडिया है? मुझे आइडिया, मैं पढ़ के आया हूं 298 में कल्पेबल होमिसाइड है, देखो तुम। तो बेटा पूरी कॉन्फिडेंस से गलत आंसर दोगे, ठीक है। और गलती से अगर सामने वाले बोर्ड मेंबर ने तुमसे पूछ लिया कि यार तुझे पढ़ाया किसने, ठीक है, तो बेटा उस दिन से मैं तुम्हारे लिए मर गया। तुम मुझे नहीं जानते और मैं तो खैर तुम्हें नहीं जानना चाहता। ठीक, कॉन्फिडेंस है ना तो सही जगह इस्तेमाल करो, सही तरीके से, ऐसे नहीं करो कि सर गलत आंसर दो लेकिन कॉन्फिडेंस में दो, तो मजा तो आएगा नहीं। ये मजा ले लेंगे तुम्हारा, समझ में आ रही है? ये सब गलती नहीं कर। चलो नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 में एक बस छोटी सी लाइन आपको मेंशन करनी है, ठीक है, लिख लीजिए, लिख लें। दिस इज फॉर सेक्शन नंबर 20, मेक अ हेडिंग, सेक्शन नंबर 20,
Just write this down. What is section number 20? Court of Justice. ठीक, लिख लें. In the case of Supreme Court Legal Aid Committee, in the case of Supreme Court Legal Aid Committee versus Union of India, it was held that the word court and judge are frequently used interchangeably because a judge is an essential constituent of a court. Because a judge is an essential constituent of the court, since there can be no dispensation of justice, without a judge. There can be no dispensation of justice without a judge. Full stop. But that is not to say पिछली लाइन का मतलब है कि जज नहीं होगा तो जजमेंट देगा कौन? तो फिर कोर्ट का काम तो जजमेंट देना, तो जज या कोर्ट के लिए तो जरूरी. बट that is not to say that when a judge demits, मतलब अगर एक जज हट जाता है उस जगह से, but that is not to say that when a judge demits office यानी भाई अपना पद छोड़ता है, यानी वहां पे एक रिक्त स्थान आ जाता है, एक वैकेंसी आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय खत्म हो जाए. ठीक, but that is not to say that when a judge demits office, the court ceases to exist. Okay? ये पॉइंट आपको बस ध्यान रखना. ठीक, अब एक बार सेक्शन 20 को देख लेते हैं. कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय ही शब्द इसके लिए यूज किया गया. ठीक, जो भी डाउट है वो लिख दो. कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या? द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का, ठीक है, denotes a judge who is empowered by law, ठीक है, who is empowered by law to act judicially alone, or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. ठीक है, when such judge or body of judges is acting judicially, मतलब भाई अगर एक सिंगल जज है और कोर्ट में परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको कोर्ट ऑफ लॉ बोलोगे. अगर बहुत सारे जजेस हैं, ठीक, और कोर्ट में जजमेंट दे रहे हैं तो भी उन्हें क्या कहा जाएगा? कोर्ट कहा जाएगा. दैट्स ऑल. ठीक, फिर से देखिए, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक, ठीक है, कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी कि एक इकलौता व्यक्ति है जिसको न्यायाधीश की तरह काम करने के लिए कहा गया है, वो भी न्यायालय है. और या उस न्यायाधीश निकाय यानी बॉडी ऑफ जजेस, ठीक, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी टू एक्ट जुडिशली, विधि द्वारा क्या किया गया है? एम्पावर किया गया है. जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो द्योतक, यानी कि a judge who is single-handedly working as a person and performing judicial function, a group of judges who are working together and performing a judicial function, they both will be termed as court. उन दोनों के लिए ही कोर्ट या कोर्ट ऑफ जस्टिस या न्यायालय शब्द यूज किया जाए. ठीक है, ये है पूरा का पूरा हिसाब. दोनों चीजें यहाँ पे एस्टैब्लिश है. ओके, बिकॉज आफ्टर इंटेंशन. अच्छा, डाउट्स? आपने एक बार बोला था जज जहाँ बैठे कोर्ट वहीं है, देन इन दैट केस न्यायालय एंड न्यायाधीश इज यूज्ड इंटरचेंजेबली. नहीं, इंटरचेंजेबली मतलब कोर्ट मतलब एक पूरी ऐसी, अब देखो ऐसे तो जहाँ पे टीचर बैठ जाए वहीं पे स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे प्रोफेसर बैठ जाए वहीं कॉलेज है, ठीक, लेकिन कुछ प्रेमाइस होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग स्कूल या कॉलेज या कोर्ट, दैट्स द, ठीक है. इंटरचेंजेबली यूज होते ही हैं, ऑब्वियसली यूज होते हैं, बट सेम नहीं है, अलग है, फर्क. ओके, सो इट्स ओके, आप हिंदी में पढ़ो फेयर एक्ट से, आपका स्टाइल ही ठीक है, हिंदी में समझ लो, अरे कोई दिक्कत नहीं, एम्पावर्ड इन हिंदी को इतना दिक्कत नहीं. अगर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो जहाँ आपको लगे कि यार अपना तो थोड़ा स्टाइल ही ऐसे डिफरेंट हो जा रहा है, तब मुझे, अदरवाइज तो हिंदी इंग्लिश पढ़ने में कोई समस्या थोड़ी ना भाई, कोई दिक्कत नहीं. @ सशक्त बात. ठीक, अनुष्का ने कुछ क्वेश्चन डाला था, अनुष्का का क्वेश्चन कहीं ऊपर निकल गया. अनुष्का सर, नॉर्मली कोर्ट बोलते रहते हैं बट न्यायालय को कोर्ट ऑफ जस्टिस लिखा है, इट मींस परफेक्ट टर्म ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना कि बस कोर्ट, बेटा उससे कोई फर्क नहीं. ये जो आपने अनुष्का अभी आपने एक 5 लाख रुपए का सवाल पूछा है ना, जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, जिसके लिए हो सकता है आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए. ठीक है,
छोड़ दो उसको, उसका जवाब नहीं है किसी के पास, ठीक है। अरे कोई नहीं दिव्या, चलता है, फ्लो मेरे दोनों में बन जाएगा। कभी हमने स्टार्ट शुरू में किया ना इस तरीके से, अगर वो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा फ्लो बढ़ेगा ना तो वो अपने आप आ जाएगा। अच्छी चीज है कि मैं ये आईपीसी में शुरू कर, अगर आईपीसी में शुरू कर रहा हूँ इसमें फ्लो बन गया तो ये सीआरपीसी सीपीसी कॉन्स्टी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपके लिए हेल्प, ठीक। मतलब मैंने उसको इस मैसेज को गुड सेंस में लिया, ऐसे नहीं लिया कि अरे शुभम सर यार इंग्लिश में पढ़ाओ यार, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ाओ तुम हिंदी में फालतू ओपन मत करवाओ सर, आपका मैं वीडियो बना करके वायरल कर दूंगी। आई डिड नॉट रीड इट दैट राइट, ठीक है। चलो हाँ जी, ट्रांसलेशन आप लोग का साथ में हो जाएगा, जो आप लोग खुद नहीं करते वो मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसका तो एक्स्ट्रा अकेडमी से बोलूंगा कि पहले तो यार इन लोगों से फीस एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव फर्दर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्वेंट। नाउ पब्लिक सर्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में ही आता है ज्यादातर, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग नोट में आए, चांसेस कम है, लेकिन बैराक में ही आपके पास सफिशिएंट यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, ठीक। यस, फेयर इनफ, सशक्त सशक्त, ओके। अब देखिए जरा, पहले तो हम लोग पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन से पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए ऑल थ्रू आउट योर प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, एक पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को बनवाने वाला हूं कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट हैं और कौन कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं, विद ऑल वेरी बेसिक डिटेल्स। वो आप बना लोगे, रामबाण है, आप उसे जहां चाहो वहां यूज करो, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए पहले 21 को रीड करते हैं। व्हाट डज इट से? Every commissioned officer in the military, public servant, the words public servant denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following. So, लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एकस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है, ठीक है। ऐसे मैं सोच रहा कि अरे शुभम सर आपकी हिंदी इतनी अच्छी, आपका उच्चारण इतना इतना शानदार कैसे है शुभम सर? मेरी हिंदी मेरी इंग्लिश से बहुत अच्छी थी, वो तो अपन इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ऐसे एकदम अब क्या ही कर गया है, हिंदी बहुत अच्छी, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। सो लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का द्योतक है जो एकस्मिन पश्चात निम्नलिखित वर्णनों में से किसी में आता है, अर्थात, ठीक है, सामने बैराक हो, बस हिंदी बहुत अच्छी है, उच्चारण स्पष्ट उच्चारण, ठीक। चलिए सो देखिए, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक। नंबर 1 इट हैज टू बी अ कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है, आयुक्त ऑफिसर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि कमीशन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा, आयुक्त, ठीक है। सो एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स, ओके, रिमेंबर दिस वन, ठीक। मैडम का कमाल है, हमें ये पता बेटा, हर चीज का क्रेडिट मैडम को नहीं दिया जाना चाहिए, कुछ चीजें ना सर की ओरिजिनली भी अच्छी होती है। Secondly, that second first वाला तो repeat है. Thirdly, every judge, including, ठीक है, every judge, including any person empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory function. So, हमारे country में what are the modes of dispute resolution? What are the modes of disputes resolution? There are broadly two modes. दो modes. पहला मोड होता है adjudication और दूसरा मोड कहा जाता है ADR. There are two modes. Broadly, there are two modes. Number 1 is adjudication. Number 2 is ADR. So adjudication मतलब न्यायालय, कोर्ट, और इनके द्वारा पास किए जाने वाला एक जजमेंट, ठीक। ADR में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके आर्बिट्रेशन आ जाते हैं, आपका कंसिलिएशन आ जाता है, आपका मीडिएशन आता है, नेगोशिएशन आता है, बहुत सारी चीजें, लोक अदालत वगैरह, बाकी सारी चीजें आती हैं। जो यहाँ पे थर्ड क्लॉज है वो बोल रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जज हो या फिर ग्रुप ऑफ जजेस हो जिनका काम एडजुडिशरी फंक्शन या फिर एडजुडिकेशन या फिर जजमेंट पास करने का हो, वो सभी लोग कहाँ इंक्लूड किए जाएंगे? वो सभी लोग पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक। दैट्स द पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड, ओके। यस, सेक्शन 89 रेड विद ऑर्डर 10 रूल 1A, ठीक है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की यहाँ पे करती बात है, ओके। नाउ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड, ठीक। सो थर्डली में हमें बता दिया कि जज और जजेस ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाते, ठीक है भैया, मान लिया। फोर्थली क्या है? एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जज को इंक्लूड भी करता है, उसके अलावा जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो क्लर्क भी हो सकते हैं, वो सभी ऑफिशियल्स हो सकते हैं, स्टेनोग्राफर्स हो सकते हैं, ठीक। ऑल दोस पर्संस हु आर वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। सो उसका एक प्रॉपर हिंट दिया हुआ है फोर्थ में, क्या बोलता है? एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, ठीक है। ऑफिसर इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और अ कमिश्नर। अब आप लोगों को बता दूं कि ये अलग कैटेगरी है। ऑफिसर्स वर्किंग इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस आर लाइक स्टेनोग्राफर हो सकते हैं, ठीक। कोई व्यक्ति असिस्टेंट हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कि वहां पे क्लर्क का काम कर रहा है, ये सभी लोग, ठीक है, ये सभी लोग क्या माने जाते हैं? ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट माने जाते हैं, ठीक। इनके साथ साथ जो व्यक्ति लिक्विडेटर है, ठीक है, इनके साथ साथ जो भी व्यक्ति लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर का मतलब देखो होता क्या है, जब कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जब डिसॉल्व होती है तो उसके प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विडेशन, ठीक है, उसके प्रोसेस को कहा जाता है लिक्विडेशन। मतलब इट इज बेसिकली अ प्रोसेस। आप ऐसे समझ लो कि कंपनी का जो क्रियाक्रम होता है कि भैया अब तो खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, आइला खत्म हो गई, दिस इज डन बाय अ पर्सन बाय द नेम लिक्विडेटर, और वो प्रोसेस पूरा का पूरा कहलाता है लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक। यस, लिक्विडेशन प्रोसेस पार्ट होता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का, जो शशांक ने लिखा ना
वाइंडिंग अप का ही एक पार्ट होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में होता क्या है? लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उसको बिकवा करके उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू बोल रहा हूँ, उससे जो भी अमाउंट जनरेट हो रहा है, उस अमाउंट को सारे क्रेडिटर्स में बांट दिया जाए। क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट में होगी तब तो भैया वो बेची नहीं जाएगी, तब तो वो डिसॉल्व होगी नहीं, तब तो बंद करने की नौबत आएगी नहीं। लॉसेस हुए हैं तभी तो ऐसा होगा। तो इसीलिए लिक्विडेशन का काम ये होता है कि लिक्विडेशन के थ्रू जो भी पैसा आए, उस पैसे से जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन सबको डिस्चार्ज किया जा सके, उन सबको सेटिस्फाई किया जा सके। दैट इज द वर्क ऑफ लिक्विडेशन, या दैट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन। और इस लिक्विडेशन के प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है, देखता कौन है? एक ऐसा ऑफिसर जो कि किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है? बोर्ड के द्वारा, ठीक। और उसको कहा जाता है लिक्विडेटर। दैट पर्सन इज नोन एज द लिक्विडेटर। सो लिक्विडेटर ये व्यक्ति होता है। रिसीवर कौन होता है? रिसीवर बेसिकली प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, ठीक है। रिसीवर इज बेसिकली अ पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉपर्टी। अब रिसीविंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मान लो कि, अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंडर जो आप लोगों का फेवरेट, आपको लगता हो कि हाँ 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 समीक्षा, उसी की बात कर रहे हैं। एनसीएलटी तो इट्स अ रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, इट इज अ रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा एकदम इकोनॉमिक ऑफेंडर, बिल्कुल, चलो ठीक है, नीरव मोदी, ठीक है, विजय माल्या, यस विजय माल्या, ठीक है, सहारा, अपनी जो मिस यूनिवर्स है उनके उनके बॉयफ्रेंड की बात नहीं होगी क्या यहाँ पे? अच्छा वही है। ओहो, किसी ने ऊपर लिखा भी था, ललित लिखा था कि किसी, अच्छा ललित ने सहारा लिखा था। ललित वाज लाइक कि मैं अपना नाम थोड़ी बता सर, ठीक है, मेरे नाम से समझ जाओ, ठीक। गॉड ब्रेकअप हो गया। सॉरी यार, मैं ये इन सारी चीजों से अपडेटेड रहना पसंद नहीं करता। मुझे सिर्फ लोगों के, ठीक है, मुझे सिर्फ लोगों के प्यार में पड़ने की जानकारी मिलती है। उनका ब्रेकअप हो जाता है ये मुझे नहीं पता चलता, ठीक है। अच्छा इंसान, ठीक है। ओहो, झुनझुन वाला साहब, चलो ठीक है, झुनझुन वाला साहब ऐसे ऑफेंडर नहीं है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट विजय माल्या। विजय माल्या की बात करते हैं तो विजय माल्या की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो सीज की गई है, जब्त की गई है, वो जब्त करके जिस बंदे के पास रखी जाएगी वो कहलाता है रिसीवर। आप समझ गए? इज द रिसीवर। रिसीवर का काम होता है कि ये जो सीज प्रॉपर्टी है इसको संभाल के देखभाल करके रखे, और ये बंदा ये प्रोसेस करवाए कि इस प्रॉपर्टी को बेच करके उससे पैसा जनरेट करना। This is the job of a receiver. Receiver basically receives the property, and what does he do? Receiver receives the property and sells it to in the open market in order to generate the amount which can be used in the process of liquidation or in the other such processes. ये काम होता है रिसीवर का, ठीक। रॉबर्ट वाड्रा नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा इज नॉट कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक ऑफेंडर, बोला नहीं जाता। हो सकता है कुछ किया गया होगा, ईडी वीडी के छापे वापे तो पड़ते ही रहते हैं लोगों के यहाँ पे, बट ऐसा सुनते हैं, ठीक। सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ रिसीवर। नेक्स्ट इज कमिश्नर। नाउ हु इज अ कमिश्नर? कमिश्नर, ये आप लोग वो वाला कमिश्नर मत समझ, ठीक है, जो आप लोग ऐसे सोचते हो ना कि कमिश्नर साहब, that's not the commissioner we are talking about. Let me be clear on this. This is the commissioner जो कि कमीशन का पार्ट होता है। This is the commissioner जो कि कमीशन का पार्ट होता है। हाँ जी, इनको कोर्ट अपॉइंट करती है, ऑर्डर 26, वेरी गुड। कोर्ट इनको अपॉइंट करती है, ये वो वाले कमिश्नर। हाँ जी, ठीक। इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है? 284 वाले, यस 284। क्यों इनको अपॉइंट किया जाता है? भाई कोई अगर व्यक्ति है जिसको मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल उससे इन्वेस्टिगेशन कर, या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट को अपने लेवल पे किसी व्यक्ति से जाकर के बातचीत करनी चाहिए लेकिन खुद नहीं जा सकता, ठीक, तो वो एक कमिश्नर को भेजते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को भेजते हैं जिसको वो कहते हैं कमीशन। दे कॉल इट कमीशन। कमीशन कौन होता है? कमीशन ऐसे बोलो कि हमने कमीशन बिठाया। अब कमीशन बिठाया मतलब क्या? जब घर में, ध्यान से समझना, जब घर में, आपके घर में आने वाली बाई दूध में से मलाई खा जाए, ठीक है, दूध में से मलाई खा जाए, और शाम को मम्मी पापा, आप और आपकी छोटी बहन बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे हैं कि दूध में से मलाई कौन खा रहा है, ठीक, और पापा अचानक से उनके मन में कुछ ब्रह्मा जी का ज्ञान आया और वो बोले कि हमें कमीशन बिठाएं। हम ये जो छोटे दोनों बच्चे हैं ना हमारे, चुन्नू मुन्नू, हम चुन्नू और मुन्नू को इन्वेस्टिगेशन पे लगाएंगे और ये दोनों पता करेंगे कि क्या जो बाई है, ठीक है, लेट्स कॉल हर कमला, क्या कमला ने मलाई की चोरी की? दैट इज बेसिकली कमीशन। यहाँ पे जो आपके पापा हैं वो कोर्ट है, और आप और आपकी छोटी बहन जो है वो है कमीशन। तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो लोगों से, आपको कोई चीज लगता है सीज कर सकते हो, ठीक है, दैट इज इट, ठीक। ये पॉइंट, ओके। अब समीक्षा बोल रही मलाई कौन? रबड़ी की मलाई थी यार, इतना इतना क्यों दिल पे ले, ठीक, तो क्यों दिल पे ले, नहीं अरेस्ट नहीं करते, ठीक है, ये पॉइंट है। विक्टिम के पास भी कोर्ट कमीशन बैठती है, वो इसमें इंक्लूड, हाँ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। सो ये कमिश्नर, ओके। अब जरा आगे बढ़ते हैं ना। So, every officer of a court of justice, including a liquidator, receiver or commissioner, whose duty it is as such officer to investigate or report any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge, or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in court. ठीक, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties. मतलब basically, ठीक है, basically जो भी ऐसे लोग हैं जो कि कोर्ट के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं अपने लेवल पे, उन सभी लोगों को कहा जाता है, या ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग सिर्फ जो मेजर टर्मिनोलॉजी जैसे कमीशन ऑफिसर, जैसे कि जज, जैसे कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग आर्बिट्रेटर्स, इंक्लूडिंग लिक्विडेटर्स एंड इंक्लूडिंग कमिश्नर, बस आप इतनी टर्मिनोलॉजी भी यूज करके अपने आंसर में लिख दोगे, योर आंसर इज कंप्लीट। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो लॉन्ग में आने की चांसेस कम है। लॉन्ग में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो वो भी मैं भी बताऊं, ठीक। फिफ्थ पॉइंट इज एवरी जूरी मैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असेसिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, ठीक, सिंपल। सिक्स्थ इज एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred, ठीक है, ठीक। Every arbitrator or other person to whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority, ठीक। तो जो आर्बिट्रेटर होते हैं उन्हें भी, कंसीलिएटर्स, मीडिएटर्स, क्योंकि इनके पास भी मामला, इनके पास कोर्ट के पास पहले मामला आएगा, कोर्ट को लगेगा कि नहीं भैया पहले मीडिएटर से एक बार देख लेते हैं, मीडिएटर से मामला सुलझता है तो कोर्ट में फालतू लंबा काहे खींचा, तो हम पार्टीज को भेज देते हैं मीडिएटर के पास, कंसीलिएटर के पास। जब उनसे नहीं संभलता तो वो मामला हमारे पास भेजते हैं कि नहीं भैया ये तो न्यायालय में ही ठीक होना। ये लोग भी क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएंगे, ठीक है, समझ में आया? यस, ये है पूरा पॉइंट। शशांक प्लीज बेटा कैप्स लॉक ऑफ कर दो, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन है, ओके, ठीक, चलिए, हाँ एग्जैक्टली समीक्षा, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग, ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस, असेसर का मीनिंग होता है, पुराने जमाने में ऐसा होता था, असेसर्स वर बेसिकली दोस पर्संस जो कि यूज के, अभी भी टर्म यूज होता है, असेसर वो व्यक्ति होता है जिसको इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि अगर कोई जब्त की हुई संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, तो उसका असेसमेंट हो सके, ठीक है, असेसमेंट हो सके कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। हाँ, इनकम टैक्स वाले मामलों में अभी भी ये यूज होता है। आई गिव यू एन एग्जांपल, देयर इज अ हिस्ट्री टीवी 18 पे एक शो आता है, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा, द नेम ऑफ द शो इज पॉन स्टार्स, हिस्ट्री टीवी 18 पे शायद, देखिए अच्छा है, बहुत बहुत शानदार है, मतलब इट्स एक्चुअली वेरी गुड। अगर आपको नेगोशिएशन वगैरह सीखना है, तो ये नेगोशिएट कैसे किया जाता है, कैसे मोल भाव किया जाता है, पॉन स्टार्स इज परहैप्स द बेस्ट शो ऑन प्लैनेट टू वॉच, ठीक। तो पॉन स्टार्स में यही होता है, पॉन स्टार्स में अगर मान लीजिए आपके सामने कोई एक ऐसा एंटीक आर्टिकल पीस आया जो कि जिसका रेट आप नहीं पता लगा सकते, आप मान लो कि मेरे पास ये टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक है, तो मेरे लिए तो टीपू सुल्तान की तलवार मैं तो कांदा काटने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो भेल बनानी है, यस, आई टू लव दैट शो, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आता है बैगेज बैटल्स के साथ, मैं यही देखता हूँ खाना खाते टाइम, यही शो, ठीक, आई वॉच इट रिपीट पे देखे मैंने, यस दैट्स द फैक्ट। तो ये टीपू सुल्तान की तलवार है, मेरा क्या काम है कि मुझे भेल खानी, मैं तो नींबू काटूंगा इससे, तो मेरे लिए तो टीपू सुल्तान की तलवार और ये आपका क्या बोलते हैं चाकू, दोनों सेम, ठीक। लेकिन व्हेन यू लुक एट इट, अदरवाइज तो भैया टीपू सुल्तान की तलवार इज एंशिएंट, सॉरी हिस्टोरिकल एंटीक, किसी को तो बुलाना पड़ेगा, तो कौन सा में भी यही करते हैं कि अगर कोई ऐसी एंटीक चीज आ जाती है तो असेसर को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि भैया इसका प्राइस कितना होना चाहिए, फिर खरीद के बेचते हैं। असेसर का मतलब वही होता है, असेसर इज अ पर्सन हु बेसिकली गेट्स एन आइडिया और टेल्स द कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इफ नीड, ठीक है बेटा, चलिए। आईबीसी में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल असेसर होगा सर? नहीं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है उसका काम असेसमेंट का तो नहीं, वो अलग से असेसर हायर कर सकता है, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे अभिजीत इज टॉकिंग अबाउट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, जो कमेटी द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्रेडिटर्स कमेटी होती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं उसको, सीओसी, तो वो जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं उसका काम ये होता है कि वो रेजोल्यूशन प्रोसेस करवाए पूरा का पूरा, ठीक, रेजोल्यूशन प्रोसेस वो करवाए। इसमें जो ये प्रोफेशनल है, इस प्रोफेशनल का काम प्रोसेस करवाने का है, असेसमेंट का, ये असेसर नहीं है, ठीक है, exactly, he is just a mediator, that's all. जूरी मैन कौन होगा? जूरी मैन अब यूज होता है क्या? Do we use the term jury now? आज के जमाने में जूरी देखने को मिलती है? No, absolutely. We don't see any jury anymore. अब जूरी नहीं होती है क्योंकि जूरी भैया बंद हो गई। जूरी में वही बैठते थे आपके इवन नंबर में, ऑड नंबर में लोग बैठते थे, उनका काम होता था वो लोग डिसाइड करते थे कि भैया ठीक है क्या करना है। वो शिप वाली मूवी में थे दिव्या, मेरे बच्चे, हाँ रुस्तम, ठीक, दिव्या ने जैसे बोला सर शिप वाली मूवी में था क्या शिप वाली मूवी? भैया ये नाम एक याद होना चाहिए आपको, खेल नाम याद रखना, ठीक है, और उसका वो जो क्या है वो बेकार सा घटिया वर्जन रुस्तम, ये इतना याद रखना, ठीक, चलिए एग्जैक्टली वो थे जूरी मेंबर्स। जूरी मेंबर्स की बात आ गई है तो कौन सी मूवी सजेस्ट करनी है सभी लोगों को बता दो यार, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अंकिता बोल रही है कि सर प्लीज आज इतना ही रखो प्लीज, बिकॉज आई हैव टू गो, इट्स माय बर्थडे टुडे। प्लीज सर, हैप्पी बर्थडे अंकिता, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, आज रात को मैं 2 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक, हैप्पी बर्थडे। एक रुका हुआ फैसला 12 एंग्री मैन, ठीक, ये देख लेना 12 एंग्री मैन, डू वॉच इट। अगर आप इंग्लिश में देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, वेल एंड गुड, अगर आप नहीं देख सकते तो डू वॉच एक रुका हुआ फैसला हिंदी। अब तुम, हाँ तुम लोग पहले ये कर लो, पहले हैप्पी बर्थडे, हाँ चेतन मैगी बना दे, आज एक स्टूडेंट का बर्थडे तो बाकी सारे स्टूडेंट उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, अपन खाते हैं, काम धंधा तो है नहीं, टाइम ही काटना है, हाँ बना दे भाई, और मैगी मसाला 2 पैकेट डाल दो ऊपर से, कर लो, निपटा लो तुम लोग, हो गया, कर लिए, बस हैप्पी बर्थडे। तुम लोग के लिए ना वो डिस्पोजल में एक समोसा, 4 टू चिप्स, एक मिल्क केक, एक महालैक्टो, ठीक है, और एक केक का इतना बड़ा टुकड़ा जिसमें केक का जो वो होता है ना गुलाब, वो नहीं मिलेगा, वो भी भिजवा दूंगा तुम्हारे लिए है। एक बार मैंने बर्थडे विश कर दिया, वो सबकी तरफ से हो गया भैया, हो गया, ठीक, चलो ना भाई, ठीक है, बट वंस अगेन अंकिता विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, टाइम पे छोड़ूंगा 10 मिनट
सेक्शन अपन कंप्लीट कर ले, नोट मेकिंग अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यस, अब देखिए जरा। नेक्स्ट इज योर एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ व्हिच पर्सन आर वी टॉकिंग अबाउट? यस, ठीक। हम लोग यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ जो जेलर वगैरह होते हैं उनकी बात करें, ठीक है? पुलिस ऑफिसर्स, जेलर्स, ऑल ऑफ दोज आर इंक्लूडेड इन दिस गेम। फेयर एनफ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन जो 9th पॉइंट है वो भी पुलिस ऑफिसर्स के लिए है कि हर वो व्यक्ति जो कि पूरा ये काम करवा सकता है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपैंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government or execute any revenue process or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। ठीक है, सो ये वही लोग हैं, बस यहाँ पे एक कैटेगरी अलग, हाँ एग्जैक्टली, रेवेन्यू ऑफिसर्स की यहाँ पे कैटेगरी आ जाती है। तो ये भी पुलिस जैसा ही काम करते हैं, सिमिलर टू पुलिस ही इनका काम होता है, बस इनका काम जो है वो रेवेन्यू के अराउंड चलता है। तो जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जो रिकॉर्ड्स बुलवा सकते हैं, जो ये इंश्योर कर सकते हैं कि भैया कहीं से भी गवर्नमेंट को, सरकार को किसी प्रकार का कोई राजस्व का नुकसान, रेवेन्यू का नुकसान तो नहीं हो रहा है, वो सभी लोग इस कैटेगरी में, 9th कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक, यस, इनकम टैक्स ऑफिसर्स एंड अदर सच ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर, जिनका पूरा काम जो है वो सरकार की पेक्यूनियरी इंटरेस्ट से डील करता है। पुलिस जैसा ही काम इनका होता है। जैसे आपकी रेड मूवी में ये थे ना, सुबह केसरिया, अभय पटनायक, बस वही बिल्कुल वैसी ही बात कर रहे हैं। ठीक, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ओके, नेक्स्ट चलिए। Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax of any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for ascertaining of the rights of the village, people of the village, town or district। ठीक, that's the point। हाँ, 8th is police, 8th is police। Okay, तरह में कंसिडर किया जाता है, बट पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि मोस्टली वो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते। ठीक, क्योंकि उनकी पब्लिक ड्यूटी नहीं है, वे कैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो कि उन पे सरकार के द्वारा डाला गया है। एज अ पब्लिक सर्वेंट आपकी दो बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि प्रॉपर आपका एक ढंग का अपॉइंटमेंट होता है, और दूसरी, अगर आप अपॉइंट किए गए हो तो आप एक पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। मुखबिर को पब्लिक फंक्शन की कैटेगरी में नहीं लिया जाता, इन्फॉर्मेंट होता है, इन्फॉर्मेशन देता है, बट पब्लिक फंक्शन में नहीं मानते। ठीक, सो दैट इज योर 10th पॉइंट। सो एनी पर्सन जो कि सर्वे वगैरह कर रहा है, असेसमेंट वगैरह कर रहा है, सेक्युलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, ऑथेंटिकेट और कीप्स एनी डॉक्यूमेंट, ये जैसे हम लोग देखते हैं ना, आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, सेंसस कंडक्ट होता है, या अदर सच इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। ठीक, इन सबको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हाँ, म्युनिसिपैलिटी वगैरह, हाँ, लेखपाल, कानून, यही। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, यस यस यस, जो पूरा एक ऐश्वर्या जो अपन ने वो देखा ना, पंचायत, हैव यू गाइस सीन पंचायत ऑन दिस, इसका है Amazon प्राइम का चैनल, पंचायत देखा है? चलो, जिनको बता रहे हैं उन्होंने नहीं। हाँ, सचिव साहब जो है ना उसमें, वो पब्लिक सर्वेंट है। एक पंचायत होती है, उसमें सचिव जी होते हैं, उसमें प्रधान होते हैं, प्रधानपति होते हैं। वैसे प्रधानपति कोई पोस्ट नहीं है, वो क्रिएट करती है। ठीक, ये सभी लोग कहाँ माने जाते हैं? ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में माने जाते हैं। दैट्स द पॉइंट, दैट्स इट, यही है 10th पॉइंट। ठीक है, आगे चले 11th। एवरी पर्सन who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral rule। तो इलेक्शन ऑफिसर्स हो गए, इलेक्शन ऑफिसर्स, वी अंडरस्टैंड इलेक्शन ऑफिसर्स। भैया जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर देखे जाते हैं, इन सबका काम क्या होता है? इलेक्शन को प्रॉपर्ली कंडक्ट करवाना, इलेक्टोरल रूल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना। ठीक, ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक, सर राष्ट्रपति होते हैं तो लेडी राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल सकते? ये सोनिया गांधी से पूछ के दिव्या, बहुत बहुत भयंकर इसमें कंट्रोवर्सी हुआ है, सोनिया गांधी से पूछा। ठीक, कि राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल सकते? हमारा जो जिन भी लोगों ने हमारा नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया, राष्ट्रपिता। ठीक, सर हम खुद बोले, सर हमको समझ नहीं, काफी कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट हुई थी प्रेसिडेंट, तो उनके लिए कांग्रेस के एक लीडर थे, ठीक है, मैं हाँ मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, तुरंत मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, एम से कोई नाम है, आई एम नॉट वेरी श्योर, तुरंत ऐसे नहीं क्लिक कर रहा। ही कॉल्ड हर एज राष्ट्रपति। हाँ, अभिरंजन, अधीर रंजन चौधरी, यस, अधीर रंजन चौधरी, यस यस यस, थैंक यू। राष्ट्रपति बुला दिया था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। राष्ट्रपति आप नहीं बोल सकते। ठीक है, सो है भैया, वो कांट हेल्प इट। ठीक, ये ओके दिव्या, सो हाँ बट क्यों सर? एक बस लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर लें, उसके बाद अपन 15 मिनट इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, रुक जाओ। सो इलेक्शन ऑफिसर्स, दैट इज योर 11th पॉइंट। 12th भी देख लीजिए। 12th क्या है? एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी by the government, so service or pay of government पे चल रहा है। Next is in the service or pay of a local authority or a corporation established by or under central provision or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956, और वो चेंज हो गया 2013 के हिसाब से। ठीक है, ये पॉइंट। ओके, सो दैट इज इट, दैट इज द पॉइंट। ये हो गया आप लोगों का 12th क्लास। यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने वाले लोगों की, वो सभी लोग इंक्लूड किए जाएंगे इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट।
सेक्शन को हमने रीड किया है, अभी इस पे एक नोट मेकिंग बची हुई है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करूंगा। इतना बस ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 3 का वो आप लोगों को रीड करके आना। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रीड टिल एक्सप्लेनेशन नंबर 3। ओके, भारत पुरुष प्रधान है, इसलिए राष्ट्रपति इज कॉमन फॉर मेल और फीमेल मेंबर्स। जैसे आईपीसी में ही वर्ड को बोथ जेंडर के लिए रखा गया है। प्रज्ञा एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% दिस इज द रीजन। देखिए आई गेस आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा। अरे तो थोड़ा सा पेट्रियार्कल है अपना देश, तो यहाँ पे अगर ही वर्ड यूज हुआ है तो वही चलता है। ही अगर यूज हो रहा है तो ही और शी दोनों पे वो इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर शी वर्ड कहीं पे यूज हुआ है तो वो सिर्फ शी पे ही एप्लीकेबल होगा, वो कभी भी ही पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फादर ऑफ द नेशन ही बोला जाता है। यू कॉल इट फादर ऑफ द नेशन ओनली। व्हेन यू से वाइफ, ठीक है, व्हेन यू से वाइफ इट इज कंसीडर्ड टू बी डेरोगेटरी। इट इज कंसीडर्ड टू बी डेरोगेटरी। आई टेल यू एन एग्जांपल, ठीक है। जब भगवान बुद्ध जो थे ना, भगवान बुद्ध एक जगह से निकले, उस जगह पे एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी जिनका नाम था आम्रपाली। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। भगवान बुद्ध अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उनको लेकर के एक जगह से निकल रहे थे, वहां पे एक प्रोस्टिट्यूट थी आम्रपाली, ठीक है। उनके लिए शब्द क्या यूज किया जाता था, इससे आप समझ जाओगे कि व्हाट इज एक्चुअली द नॉमेनक्लेचर। उनके लिए शब्द यूज किया जाता था नगर वधु। हो सकता है आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, इसके बारे में सुना हो। नगर वधु उनके लिए शब्द यूज किया जाता है, ठीक। अब हाँ, वैशाली की नगर वधु थी, पढ़ा है? यस। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ डेरोगेटरी डिपिक्शन। ये डेरोगेटरी डिपिक्शन माना जाता है। अब आप इसको किसी भी तरीके से, ठीक है, ये है देवदासी, नगर वधु, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारी यूज की जाती है। इसीलिए जब आप राष्ट्रपति